नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं डॉक्टर सचिन वर्मा का, जो कि एमडी मेडिसिन है इंटरनल मेडिसिन में, जिन्होंने फेलोशिप की है इंटेंसिव केयर मेडिसिन में और डिप्लोमा किया है इन्फेक्शियस डिजीज में, जो कि इनको एक्सपर्ट बनाता है आज की डेट में कोरोना वायरस का। और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आईवी हॉस्पिटल मोहाली के, और इनका अपना एक वेंचर है होली बेसिल मेडी क्लिनिक, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है होली बेसिल मेडी क्लिनिक, जिसमें आपको डिफरेंट वीडियोज मिल जाएंगे जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं, जैसे डायबिटीज या बाकी सारी प्रॉब्लम्स की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब से कोरोना वायरस के बारे में। तो वेलकम डॉक्टर साहब। हाँ, सबसे पहला थैंक सवाल यू डॉक्टर राजीव, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ वीडियो बना के। बड़ा लॉन्ग पेंडिंग ये था, बट होपफुली आज वीडियो के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे हम दोनों सेम मेडिकल कॉलेज से हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से, तो इसलिए पुरानी बातें याद आ रही हैं। एनीवे डॉक्टर, लेट अस कम टू द सीरियस टॉपिक नाउ। आजकल कोरियर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं ही, और कुछ कोरियर सर्विसेज आने वाले समय में खुल जाएंगी। तो कितना सेफ है इन कोरियर सर्विसेज को रिसीव करना, और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए आम जनता को इससे सेफ रहने के लिए? सर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुरियर सर्विसेज से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज वायरस डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट तरीके से सर्वाइव करता है। सो कुरियर अभी भी आ रहे हैं, इवन दो चाइना से पीपी किट्स आ रही हैं। हमने अभी भी देखा कि चाइना से किट्स आई थी, वर्ल्ड ओवर चाइना से सामान जा रहा है। तो जब भी कुरियर सर्विसेज होती हैं और उस पर इनकेस थोड़ा बहुत कोई रिस्क भी होता है, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के सरफेस होते हैं, वो डिफरेंट तरह के टेम्परेचर होते हैं, तो वायरस के सर्वाइव होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कुरियर को एक्सेप्ट करें, तो जरूरी है कि उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धो लें। कुरियर को ओपन करने के बाद जो भी आपका रैपर है, आप उसको अच्छे से डिस्कार्ड करें और उसके बाद फिर से हाथ धो लें। और अगर इतना भी करेंगे तो आई थिंक कि कोई खास रिस्क नहीं होगा कुरियर को एक्सेप्ट करने में। सो दैट इज अ सेफ थिंग, कोई इशू नहीं है उसमें। तो मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई गत्ते में बॉक्स आता है, जैसे अमेजोन का एक बॉक्स आता है, उसी तरह आजकल जो अगर आप किसी अच्छे उससे मंगाते हैं तो वो बॉक्स में ऑलरेडी पैक करके देते हैं, तो उस बॉक्स को भी हमें कुछ साफ करने की जरूरत है किसी चीज से, पानी से, साबुन से, या कुछ और, या सैनिटाइजर से, जो कि लोगों की सोच है उस हिसाब से? पर से नहीं है, क्योंकि वायरस का सर्वाइवल गत्ते पे 8 से 9 घंटे से ज्यादा नहीं होता, और कुरियर जहां से भी गया है वहां से हमारे पास आने में उसको रूटीनली उससे ज्यादा ही टाइम लगता है। उसके ऊपर की पैकिंग है, अगर हम मान सकते हैं कि डिलीवरी बॉय के हाथ में थोड़ा बहुत वायरस होगा, और तो वो बेसिकली ऊपर के रैपर पे ही होगा, उसके अंदर के सरफेस पे तो होने की पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकली नील है। सो अपने आप की हैंड वॉशिंग एक सेफ ऑप्शन है, अदरवाइज तो हम लोग अपने सामान को ही खराब करेंगे अगर हम अननेसेसरी उसको सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए आपने दुकान से सब्जी मंगाई और आपने दालें मंगा ली, चावल मंगा लिए, और उसके पैकेट्स आपके पास आ गए, तो अब उन दालों सब्जियों के पैकेट को तो पैकिंग सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा पहले ही हुई होगी, तो अब उस केस में क्या करेंगे हम? से दो इश्यूज हैं, ग्रोसरी का एक अलग इशू है, वेजिटेबल का एक अलग इशू है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हमें कंज्यूम करना है तब हम क्या करें। जब भी हम वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, वेजिटेबल्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आप वेजिटेबल्स को लें उसको अच्छे से वॉश कर लें। साबुन से वॉश करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से वॉश करना सफिशिएंट है। और जो भी सब्जियां हैं, सपोज आलू है या कुछ है, उनको तो हम पील कर लेते हैं, तो जब हमने पील किया सरफेस पे कोई वायरस होगा तो वो चला जाएगा। अदरवाइज बाकी की सब्जियों को भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे तो वो प्रैक्टिकली सेफ ही होती है। रॉ वेजिटेबल्स खाना अवॉइड करना चाहिए इस सीजन में, तो हम अगर उनको कुक कर लेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे वेजिटेबल्स सेफ होती है। एडिशनल प्रिकॉशन आप हाँ एडिशनल प्रिकॉशन आप लेना चाहें तो एप्पल साइडर विनेगर एक एसिडिक मीडियम है जो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो अगर वो भी आप उस पर डाल देंगे तो वो गुड इनफ टू कंज्यूम है। तो एज सच आई डोंट थिंक कोई खास इशू होना चाहिए। तो इसका मतलब जैसे सिरका की आप बात कर रहे हैं, अगर देसी भाषा में बात की जाए तो सिरके से अगर हम धो लेते हैं तो उससे सेफ रहेंगे हम, है ना? ये तो काफी अच्छी जानकारी थी। बट इसमें फिर भी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से बचें, हम सैलेड्स कंज्यूम करने से बचें। जितना कुक्ड हो उतना हमारे लिए बेटर है। हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई ग्रोसरीज परचेज करें आने के बाद अपनी हैंड वॉशिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैंड वॉशिंग से आपका कहने का मतलब है साबुन से हाथ धोना? हाँ जी, हाँ जी, दैट इज गुड इनफ फॉर 20 सेकेंड्स, वो गुड इनफ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए।
मतलब एक तो साबुन से हाथ धोना है और उनको 20 मिनट तक कम से कम काउंटिंग करके या कैसे भी आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने साबुन से हाथ धोया और पानी से धो लिया। 20 सेकेंड्स के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, वही है कि जो हैंड सैनिटाइजर है वो वही एक तरीका है, उसके अलावा या और भी कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को, जो यूज कर सकते हैं लोग कॉमनली, अगर उनके पास हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है या कई बार जैसे मार्केट में, तो क्या कर सकते हैं उसके बाद? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एनी डे फॉर मी हैंड वॉशिंग विल बी बेटर देन हैंड सैनिटाइजर्स। हैंड सैनिटाइजर के कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मल्टीपल तरह के हैंड सैनिटाइजर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर ही यूज करने हैं। फ्लेवर्ड हैंड सैनिटाइजर्स नहीं यूज करने हैं। और जो भी हैंड सैनिटाइजर्स है उसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट हो। तो जब भी आप हैंड सैनिटाइजर्स लें तो ये इंश्योर करें कि उसमें अल्कोहल कंटेंट है, सो दैट विल मेक इट गुड इनफ टू यूज। अब हैंड वॉशिंग एक सुपीरियर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हैंड वॉशिंग एक तो इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव है। हैंड सैनिटाइजर आपको पता है कि काफी ज्यादा कॉस्टली है। हैंड वॉशिंग एक सुपीरियर ऑल्टरनेटिव है, किसी भी तरह के साबुन से हाथ धोए जा सकते हैं, जैसे हमने डिस्कशन किया 20 सेकेंड्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज के अपने हाथ में, चाहे आप सैनिटाइजर यूज करें या हैंड वॉशिंग करें, कोई रिंग्स हो, कोई बैंगल्स हो, वो निकालना जरूरी है। अच्छा। और हाँ, और कोई भी तरह का हैंड वॉश यूज किया जा सकता है। हैंड वॉशिंग के एक और एडवांटेजेस है, हैंड सैनिटाइजर हाथ की मैल नहीं निकाल सकता है, लेकिन हैंड वॉशिंग से हाथ की मैल भी निकल जाती है, तो वहां पे भी इनकेस कोई वायरस होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो उस केस में हैंड वॉशिंग हैंड सैनिटाइजर के मुकाबले कहीं ज्यादा सुपीरियर ऑल्टरनेटिव है। इसका मतलब डॉक्टर सचिन, जो आपने जानकारी दी वो काफी बढ़िया थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साबुन से हाथ धोना जो है वो सैनिटाइजर से ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, हम घर से बाहर जाते हैं जहाँ साबुन से हाथ धोना पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट चीज अगर मार्केट में मिल रही है या महंगी है तो वो ज्यादा बढ़िया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि 60% अल्कोहल कम से कम होना चाहिए सैनिटाइजर में, तभी वो इफेक्टिव होगा, रादर देन फ्लेवर या स्टाइल के जाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, इससे मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वो ये है कि मास्क को लेके काफी लोग परेशान रहते हैं कि मास्क जो है वो सबको लगाना है जब बाहर जाना है, क्या घर पे भी मास्क लगाना है? कई लोग ऐसे हैं कि जो बाहर जाके भी मास्क लगाते हैं और कुछ लोग घर पे भी मास्क लगाते हैं। तो और दूसरा है कि ये मास्क को डिस्पोज कैसे करना चाहिए। और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्या हमें वॉशेबल मास्क लेने चाहिए या डिस्पोजेबल लेने चाहिए? तो आपकी राय डॉक्टर सचिन। राइट, तो मैं इन सारे पॉइंट्स को एक ही आंसर में लेना चाहूंगा। तो हमारे पास 3 तरह के मास्क हैं जो आम लोगों को भी पता है। एक N95 मास्क है, एक सर्जिकल मास्क है, एक घर पे बने हुए हैंडमेड मास्क है। तो ठीक जो है। N95 मास्क है वो तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कोविड पेशेंट्स की केयर में इन्वॉल्व हैं, तो वो आम लोगों के लिए नहीं है। तो महंगे वाले मास्क सर्जिकल जो है मास्क, उनको खरीद। हाँ, जो सर्जिकल मास्क हैं, सर्जिकल मास्क का एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट से हमारी तरफ इन्फेक्शन नहीं आता है, सो वो पेशेंट्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं। पर से अगर हमें अपने आप को बचाना है तो सर्जिकल मास्क हमारे लिए उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो फिर अब हम तीसरे टाइप के मास्क में आते हैं जो घर पे बने हुए कपड़े के मास्क हैं। सो आम लोगों के लिए घर पे बने हुए कपड़े के मास्क इक्वली इफेक्टिव हैं और कुछ केसेस में रादर बेटर हैं। सो घर में बने हुए मास्क आम लोगों के लिए बिल्कुल उपयोगी हैं। अब इशू ये है कि क्या वो सबको लगाने चाहिए। तो फिलहाल जब WHO की इनिशियल गाइडलाइंस आई थी तो तब उन्होंने बोला था कि सब लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कोविड से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो अब की रिकमेंडेशन लेटेस्ट के हिसाब सबको मास्क लगाना जरूरी है। उसके 2 एडवांटेजेस हैं। सबके एक सर, एडवांटेज, डॉक्टर सचिन, सबको घर से बाहर या घर के अंदर भी? जब घर से बाहर जाना है तो तब तो डेफिनेटली मास्क लगाना है। और क्योंकि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आपके स्पूटम में जो वायरस होगा वो दूसरे व्यक्ति तक कम पहुंचेगा अगर आपने मास्क लगाया होगा। और अगर दोनों लोगों ने मास्क लगाया होगा तो अगर 2 में से किसी एक के, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी बहुत ज्यादा हैं जिनको कफ कोल्ड नहीं है और उनको पता भी नहीं होता कि उनके सांस में, उनके नाक में बहुत ज्यादा कोविड का वायरस है। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से बचने के लिए अगर सब लोग मास्क लगाएंगे तो वो वायरस की ट्रांसमिशन काफी कम हो जाएगी, तो जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो नहीं होगा। तो बाहर जाने के लिए तो डेफिनेटली सभी लोगों को मास्क यूज करना है।
घर के अंदर उन्हीं लोगों को मास्क यूज करने की जरूरत है जिनको कफ एंड कोल्ड है। तो अगर वो लोग मास्क यूज करेंगे और अगर थोड़ी बहुत अगर प्रोबेबिलिटी भी है कि उनको कोविड हो सकता है, तो फिर वो दूसरे लोगों को स्प्रेड नहीं करेंगे। अदरवाइज अंदर सब लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब हम अगले सवाल पे आते हैं। वो ये है कि कई लोग एनिमल लवर्स हैं, उनके पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और कुछ रिसर्च ये कहती है कि एनिमल से भी ये ट्रांसमिशन हो सकती है, तो वो अपने पेट्स और अपना ख्याल कैसे रखें? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज ये वायरस एनिमल वायरस ही था, जो फिर ट्रांसमिशन के बाद ये एनिमल वायरस बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फिर से ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिकॉज एनिमल टू ह्यूमन हो गया, अब ह्यूमन टू एनिमल होगा, अगर हमसे पेट्स में जाएगा तभी वो द्वारा हम पे हो सकता है। तो इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है अभी हमारे पास। डेफिनेटली एनिमल वायरस है, डेफिनेटली पेट्स में भी मिला है वायरस, डॉग्स में भी मिला है, कैट्स में भी मिला है, एक टाइग्रेस में भी मिला है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि उनसे फिर से ये हमें हो जाएगा। बट डेफिनेटली हमें प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, बट कंक्लूसिवली ये बोलना कि ह्यूमन टू पेट्स ट्रांसमिशन हुआ है और उनसे फिर होगा, इस चीज का प्रूफ नहीं है, और ना ही ऐसे कोई केसेस फिलहाल मिले हैं। लेकिन हमें केसेस मिलने की वेट नहीं करनी चाहिए, और जितनी प्रिकॉशन हो सके ऑब्वियसली लेनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पेट बिल्कुल सही सलामत है, उनको भी घर में ही रखें, उनको भी बाहर वॉक पे ना लेके जाएं। डेफिनेटली। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक यही बोला गया है कि जिनकी भी इम्यूनिटी कम है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर, आप तो उसका एक्सपर्ट भी हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो लोग अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए क्या कर सकते हैं? एक इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी के एंगल से पॉइंट है कि इम्यूनिटी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कुछ चीजें की और एक दिन में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इम्यूनिटी बढ़ाने में कुछ टाइम तो लगता ही है, लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स मैं दूंगा, जो अभी लोग यूज करें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। कम से कम 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप इम्पोर्टेंट है। तो जो भी टाइम है अपना स्क्रीन टाइम घटाएं, बिकॉज स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होगा, जितना वो लैपटॉप पे, टीवी पे रहेंगे, उनकी स्लीप की क्वालिटी उतनी ही कम रहेगी। तो स्लीप प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर कोई लोग बाहर वॉक के लिए नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज लॉकडाउन है, तो घर पे भी योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इंश्योर करें कि लोग घर पे लें। उसके अलावा विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स ले सकते हैं वो घर पे, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, नींबू हो गया, हरी सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, तो उसमें विटामिन सी होता है, वो इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा है। सब लोगों के लिए आजकल टाइम सभी के पास है, तो वो लोग बाहर निकल के विटामिन डी ले सकते हैं। दैट मीन्स कि वो सनलाइट में अगर 10-15 मिनट बैठेंगे तो उनको काफी ज्यादा विटामिन डी मिलेगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी बेटर होगी। तो जिन लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उन लोगों को अपनी डिजीज को या अपने शुगर या बीपी के लेवल को कंट्रोल में रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। और न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी या तला हुआ खाना ना खाएं। तो ये सब भी करेंगे और स्ट्रेस लेवल्स को कम करेंगे। डेफिनेटली आप अपने पेशेंट्स को भी इसके लिए गाइड करते ही हैं। तो जितना लोग अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करेंगे, जितना अपने डाइट पे ध्यान रखेंगे, तो उनकी इम्यूनिटी बेटर होगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपनी टेरेस छत पे जाके धूप सेक सकते हैं या वरांडे में बैठ के, जितना भी पॉसिबल है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्या ऐसा कुछ है डॉक्टर साहब? मल्टीविटामिन का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, सिर्फ उन्हीं केसेस में मल्टीविटामिन का, और वो भी विटामिन सी और विटामिन डी का रोल है जहां पे डेफिशिएंसी एस्टेब्लिश्ड है। अगर कोई विटामिन डी डेफिशिएंट है, हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति विटामिन डी डेफिशिएंट है तो उसको विटामिन डी लेना चाहिए। विटामिन सी डेफिशिएंट है तो उसको विटामिन सी लेना चाहिए। उसके अलावा पर से मल्टीविटामिन लेने से इम्यूनिटी का कोई खास रिलेशन नहीं है। सो दैट विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो लोग पैसे वैसे कम है सबके पास, अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कराई है और आपको पता है कि आपका विटामिन डी कम है, तभी आपको उसकी दवा लेने की जरूरत है, तो डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, अपने आप से, अपने मन से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मोदी जी ने तो दारू के ठेके बंद रखे हुए हैं, तो लोगों का ये मानना है कि जब सैनिटाइजर में इतनी दारू इस्तेमाल हो रही है, तो क्यों ना दारू पी के ही काम चला लिया जाए, और क्या पेशेंट्स को भी दारू पिलाई जा सकती है कि उनका कोरोना वायरस खत्म हो जाए? ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपके माइंड में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से भी आया होगा
कि हम इंजेक्ट कर सकते हैं क्या सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो नहीं, दैट डजंट हैज, और ये प्रूव भी हुआ है कि अल्कोहल लेने से हमारी इम्यूनिटी ही कम होगी, और अच्छा। जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो हमें इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो अल्कोहल वायरस को किल करता है, लेकिन वो सरफेस पे अगर वायरस होगा तो किल करता है। तो अल्कोहल को हाथ में लगाने से वायरस मर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसको पीने से वायरस नहीं मरेगा, रादर हमारी इम्यूनिटी घटेगी और इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ही बढ़ेगी। सो अल्कोहल लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए सरकार ने ठेके भी बंद रखे हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी दुख भरी खबर सुनाई काफी लोगों के लिए। अच्छा, अगला अगला सवाल है कि कुछ लोगों का मानना है कि गार्गल्स करने से, गर्म पानी के या गर्म पानी के नहाने से कोरोना वायरस में कोई फर्क आता है, कोई फायदा मिलता है? नहीं, ये भी अनफॉर्चुनेटली मिथ है, बिकॉज जब भी हम नहाते हैं या जब भी हम गार्गल्स करते हैं तो वो पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वो टेम्परेचर वायरस को नहीं मार सकता है। तो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से भी गार्गल्स का या फिर गर्म पानी से नहाने का फिलहाल वायरस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो उससे कोई खास एडवांटेज नहीं हुआ। इवन दो बेसिक हाइजीन रखना जरूरी है, तो उस केस में वो डेफिनेटली यूजफुल है, पर से वो वायरस को नहीं किल करेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नया कॉन्सेप्ट आया है सैनिटाइजेशन टनल्स का कि लोगों पे स्प्रे करते हैं अगर वो किसी मार्केट में जा रहे हैं और करोड़ों रुपया इस पे खर्च हो रहा है, आपकी क्या राय है इस पे एज एन एक्सपर्ट? सर, ये कोरिया से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद जगह जगह पे ये सैनिटाइजेशन टनल्स बनने लग गई, और WHO ने इसके अगेंस्ट एक एडवाइजरी भी जारी की थी जहां पे उन्होंने बताया था कि सैनिटाइजेशन टनल्स रादर नुकसानदायक है। इसका भी कंसेप्ट वही था कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को सरफेस पे घिसते हैं तो वहां पे वायरस बढ़ जाता है, तो अगर वो हम आदमियों पे स्प्रे करें तो क्या उससे हमारी बॉडी पे जो वायरस है वो मरेगा कि नहीं मरेगा। सो जो WHO की एडवाइजरी और जो उसके बाद इस पे स्टडीज भी हुई, तो उसमें ये पाया गया कि सैनिटाइजेशन टनल से एक डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे उसको छिड़कने से नुकसान ही होता है, बिकॉज उससे स्किन रिलेटेड, सांस से रिलेटेड और आईज में जाने से, आंखों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो उसी से रिलेटेड फिर गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आई और फिर बहुत ज्यादा जगह पे ये सैनिटाइजेशन टनल्स हटा भी ली गई। सो सैनिटाइजेशन टनल्स के नुकसान ही है, ऐसा फायदा कोई नहीं है, दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी व्हिच इज बीइंग स्पेंट ऑन दिस। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो लोगों के मन में आता है और व्हाट्सएप इसके लिए काफी हद तक जिम्मेवार है, हर दूसरे दिन आता है कि ये फलानी दवाई इसके लिए कारगर होगी और इतने दिनों में वैक्सीन आने वाली है। तो एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर सचिन वर्मा, आप क्या बताना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट का क्या स्टेटस है और वैक्सीन का क्या स्टेटस है आने वाले समय में? सर, आप भी मेडिकल फील्ड से ही हैं, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अभी ये है कि कोई भी नई दवाई आने में टाइम लगता है, एकदम से नई मेडिसिन नहीं आती। वैक्सीन जब भी आती है तो उसके पहले एनिमल्स ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद उसके सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और वायरस नया है, वायरस को आए हुए अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं, और अभी हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि ये म्यूटेट करेगा कि ये ऐसे ही रहेगा। जैसे पहले बात हुई थी कि गर्मियों में वायरस मर जाएगा, लेकिन देन ये न्यूज आने लगी कि शायद ये वाला वायरस नहीं मरेगा। तो वैक्सीन बनाना उतना आसान नहीं है, इस पे काम चल रहा है, लेकिन 1-1.5 साल से पहले वैक्सीन आने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। सो वैक्सीन फिलहाल इस कोविड इन्फेक्शन जो 2019 है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं आएगी। आगे के लिए वैक्सीन इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, तो उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं, तो वो फिर जब आएगी तो तब हमें उसकी इफेक्टिवनेस का पता चलेगा। तो फिलहाल हमारे पास इसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी इशू यही है कि बहुत सारी ड्रग्स पे ट्रायल हुए। सबसे पहले SCQS बहुत प्रोमिनेंट ड्रग रही, ट्रम्प साहब ने भी SCQS के लिए इंडिया से डिमांड की थी, एंड देन इट वेंट टू ब्राजील आल्सो एंड मेनी अदर कंट्रीज। लेकिन SCQS का स्टेटस भी यही है कि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, कुनीन उसका कंजीनर थी, और उसके बाद फिर हम इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस SLE में यूज करते रहे हैं। सो पर से ये वायरिसीडल नहीं है, ये वायरस को नहीं मारती है, उसकी ग्रोथ को, उसकी ट्रांसमिशन को या बॉडी में उसको चिपकने से रोकती है। लेकिन ये भी उस तरह की दवाई नहीं है कि हम बोलें कि अब SCQS आ गई और अब एकदम से इन्फेक्शन चला जाएगा। तो उसका एक थोड़ा सा रोल है, बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अभी हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो हम कह सकें कि ये सिर्फ कोरोना वायरस या फिर कोविड 2019 के लिए ही बनी है।
एजिथ्रोमाइसिन भी हम लोग यूज कर रहे हैं, HIV की मेडिसिन भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो इटली से हो, स्पेन से हो, US से हो, बिकॉज ऑफ थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा है, तो मल्टीपल मेडिसिन ट्राई की जा रही है, बट डेफिनेट थेरेपी अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, और डेफिनेट थेरेपी बनने में आई थिंक टाइम लगेगा। तो अभी तक मेडिकल साइंस के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि एक जिंदगी थी कोरोना से पहले जो हम नवंबर दिसंबर से पहले जिया करते थे, और एक जिंदगी है जो आजकल चल रही है। तो ये पोस्ट कोरोना लाइफ कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेडिकली? इसको एग्जैक्टली भविष्यवाणी करना कि कब तक चलेगी थोड़ा सा टफ है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से वायरस बिहेव करता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब भी वायरस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो फेजेस में होता है। सपोज हम एक फेज अभी मान लें, फिर हो सकता है उसके बाद दोबारा से नया फेज ऑफ इन्फेक्शन आए, देन फेज 3 आए। तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने तो रहेंगे, एंड we'll have to accept that corona is going to stay and it will be our way of life. एटलीस्ट 2020 में जब भी बाहर निकले, मास्क पहनकर निकले, बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग्स ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, इस सब में तो भी मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, और हमें किसी भी सोशल गैदरिंग या बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे इस साल तो एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कोविड 2019। सो लाइफ हमारी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, लोगों को भी फील भी होने लग गया होगा। सो लोगों की परचेजिंग पावर डेफिनेटली कम होगी, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स लॉस्ट हो जाएंगी। सो परचेजिंग पावर कम होगी, तो बहुत सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स इसके और होने वाले हैं, बिकॉज जब परचेजिंग पावर कम होती है, तो अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो लोगों के पास बहुत इसेंशियल ड्रग्स के अलावा रूटीन जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरीज, TKR, इन सब के लिए भी फंड्स जनरेट करना टफ होगा। सो इट इज गोइंग टू स्टे एंड इट विल बी अ चैलेंजिंग 2020 फॉर अस। इवन दो आप सर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, जानना चाहूंगा कि इस सब के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटली हम अपने आप को कैसे रेडी रखें, बिकॉज सारे दर्शक ये जानने के लिए आपसे भी इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे अपने आप को मेंटली रेडी किया जाए। डॉक्टर सचिन, जैसे आपने मुझसे पूछा कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स मेनली 3 तरह से होते हैं। वैसे तो हर इंसान का एक डिफरेंट रिएक्शन होगा, उस पर डिपेंड करता है, पर जनरलाइज वे में हम 3 चीजें बोल सकते हैं। पहली चीज जो है, कई लोगों को घबराहट होती है, कई लोगों को उदासी होती है, और कई लोगों को बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है। तो जब भी कोई टेंशन या स्ट्रेस आती है उनकी लाइफ में, तो कई लोग ज्यादा घबराने लग जाते हैं। उनको डर लगता है कहीं मुझे तो नहीं कोरोना हो जाएगा, मेरे घर वालों को तो नहीं हो जाएगा, मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, मैंने ठीक सही से अपनी सब्जियां धोई या नहीं धोई, मैंने ठीक से बाकी चीजों का ख्याल रखा या नहीं रखा, उस तरह की घबराहट होना। या फिर कई लोग हैं उनको उदासी हो जाएगी, मूड स्विंग्स आएंगे। जैसे आजकल भी मैं कहूँ या पेशेंट से भी बात करता हूँ तो बोलते हैं कि माइग्रेन ज्यादा हो गया, उनको सर में दर्द रहने लगा है, शरीर में अजीब सी दर्दें होने लगी हैं, मन की उदासी बढ़ गई है। तो जिनको पहले से डिप्रेशन है वो बढ़ सकता है, और जिनको नहीं है उनको भी हो सकता है। और तीसरा है बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज में क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमने सुना आजकल बड़े बढ़ गए हैं। बच्चे आजकल घर पे रहते हैं, वैसे तो इंसान चाहता है कि उसको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, बट शायद इतना भी नहीं चाहता, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस बन गया है कि बच्चों को भी कैसे मैनेज किया जाए। ऊपर से फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मेंटल स्ट्रेस तो काफी रहने वाला है। और क्योंकि मैं अपने और दोस्त से भी बात कर रहा था, उसका कहना था कि जो स्पेन का फ्लू था 100 साल पहले, उसमें भी 2-3 साल लगे थे। तो इस बार मेडिकल साइंस तरक्की कर गई है, तो हो सकता है वो 2-3 साल का टाइम आधा रह जाए, या कोई नोबडी कैन गेस। सो इट इज देयर, तो हमें जीना पड़ेगा इसके साथ। और एक ये नया नॉर्मल ही नॉर्मल होगा। इसको सेटल होने में अगले 3-6 महीने में लोग भी सेटल हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जो अभी नहीं समझ रहे हैं कभी कभार कुछ, तो थिंग्स विल सेटल डाउन। बट अचानक ही कोई सीधा सरल इसका आंसर है नहीं हमारे पास। तो इसमें यही है कि हम एक्सरसाइज करें, टाइम पे सोएं, हेल्दी खाएं, अपने सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखें, और बाकी अपने लोगों से कनेक्टेड रहें ऑनलाइन, जैसे हमें मौका मिल रहा है आज। तो थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और होपफुली ऐसे वीडियोस हम और भी बनाते रहेंगे। तो बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। और लोगों को अगर कोविड और
डायबिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, और साइकेट्री से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली लोग आपके यूट्यूब चैनल को तो फॉलो करते ही हैं। तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू।